हेलो फ्रेंड्स, O2IS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं लोकेश डाका आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम बात कर रहे थे हरियाणा की हिस्ट्री के बारे में। तो हरियाणा की जो सीरीज है उसके अंदर अगला जो लेक्चर है उसको हम कवर करेंगे आज। और अगर आपने इससे पहले के जो लेक्चर है उनको नहीं देखा है तो उनको प्लीज़ जाके देखिए, ताकि आप उनको अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ कि हम स्टोरी में कहाँ तक पहुँचे हैं। तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे हरियाणा के इतिहास से रिलेटेड कुछ आगे की चीजें कि हरियाणा के इतिहास की शुरुआत में क्या हुआ था, हरियाणा या इतिहास के अंदर क्या क्या हुआ और उसका हरियाणा में कहाँ तक विस्तार देखने को मिलता है। तो इस लेक्चर से जुड़ी हुई जो भी पीडीएफ है, यदि आप वो चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपने अब तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो O2IS एकेडमी की ऐप डाउनलोड करें और उस पर HCS के लिए कोर्सेज चल रहे हैं, उन कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हैं। और या फिर आपकी स्क्रीन पे आने वाले फ्लैश कर रहे नंबर को भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं, उनके बारे में पूछ सकते हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सबसे पहले प्री हिस्टोरिक एज या प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल के अंदर हरियाणा में क्या था, हरियाणा का किस तरीके का विस्तार हरियाणा में था। तो प्रागैतिहासिक काल में मानव का अस्तित्व कैसा था और यहाँ पर कैसा विस्तार देखने को मिलता है, इस चीज को कवर करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो कहाँ तक एक्सटेंड कर रही थी हरियाणा के अंदर। इसके बाद हम अपना अगला जिले के बारे में बात करेंगे, जो है आज सोनीपत जिले के बारे में अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, समझेंगे। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है पाषाण काल या मतलब प्री हिस्टोरिक एज या स्टोन एज के नाम से जिसको जाना जाता है। जिस टाइम पे इंसान ने इतिहास स्टार्ट किया था उस टाइम पे इंसान ने कोई ऐसा कोई ना तो कुछ लिखा, ना ही उसको कहीं ना कहीं मतलब हमें पढ़ने में आया। तो ऐसे टाइम पे केवल इंसान ने पत्थरों का या पत्थरों से बने हुए औजारों का इस्तेमाल किया, इसीलिए इस काल को पाषाण काल के रूप में जाना जाता है। और इसको प्री हिस्टोरिक एज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला। इतिहास उसको कहते हैं जिसका कोई लिखित प्रमाण हो। तो बेसिकली जो पूरा पाषाण काल है, यहाँ पर हरियाणा के अंदर दो मेन जगह मिली है जहां पर उसके रिमेन्स प्राप्त हुए हैं। तो वे जगह है, पहली है पिंजौर काल का रीजन, जो हरियाणा में पंचकुला का पिंजौर का जो एरिया है, उस एरिया के अंदर हमें सबसे पहले डॉक्टर पिलग्रिम महोदय ने 1.5 करोड़ वर्ष पुराने एक मानव के कपाल को खोजने में सफलता प्राप्त की, जो पृथ्वी पर मानव का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद अगली चीज जो देखते हैं तो यहाँ पर शिवालिक जो पहाड़ हैं, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग पत्थर के औजार जैसे कोर रहित फ्लैक्स, क्लेवर्स, स्क्रैपर्स, हाथ की कुल्हाड़ी वगैरह, ये सब हमें मिला है मनसा देवी और पिंजौर, अहियन, धामला, कोटला। इस तरीके की जो स्केतरी है, ये सब जो जगह है ये पंचकुला में पड़ती है। तो इन जगह पर हमें अलग अलग तरीके के अवशेष मिले हैं, जैसे ये अलग अलग मृद भांड है जो मिट्टी के बर्तन है, इन सबको आप देख पा रहे होगे। और ऐसे ये जो औजार हैं जो पत्थरों से बने हुए, जिस टाइम पे इंसान स्टार्टिंग में जीवन जीता होगा तो इस टाइप के औजारों का इस्तेमाल करता रहा होगा। ठीक। इसके बाद दूसरी जो जगह मिलती है वो है अरावली का जो एरिया है, मतलब साउथ हरियाणा का जो एरिया है, वहां पर भी गुड़गांव और फरीदाबाद में भी पूरा पाषाण काल के मानव के निवास के साक्ष्य मिलते हैं। अब अगली जो बात हम करते हैं तो फिरोजपुर जिरका है, इसी के अंदर गुड़गांव जिले में, वहां पर पुरातत्व विभाग द्वारा जो साक्ष्य खोजे गए हैं उनसे भी पता चलता है कि हरियाणा में प्री हिस्टोरिक एज या स्टोन एज के टाइम पे भारत में किस तरीके से मानव का जो भी अस्तित्व पाया जाता है हरियाणा में कहां पर देखने को मिलता है। तो नॉर्दर्न पार्ट मतलब पंचकुला और साउदर्न पार्ट मतलब गुड़गांव और फरीदाबाद के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की, मतलब प्रोटो हिस्टोरिक एज। प्रोटो हिस्टोरिक एज क्या होती है? जहां पर इंसान ने बातें तो लिखी, तो मतलब लैंग्वेज का हमें विस्तार तो देखने को मिला, बट उसे हम स्टडी नहीं कर पाए, हम उसे पढ़ नहीं पाए, उसका अध्ययन नहीं कर पाए। तो बेसिकली क्या है, जो हम लैंग्वेज भाषा तो देखने को मिलती है बट उसे हम रीड नहीं कर पाए। ठीक। तो उसकी वजह से हम कहते हैं इसको प्रोटो हिस्ट्री। तो प्रोटो हिस्टोरिक एज में 3 काल पड़े जाते हैं। पहला है चालकोलिथिक एज, दूसरा है हड़प्पन सिविलाइजेशन और तीसरी है वैदिक काल। इन तीनों को भी हड़प्पा सभ्यता के साथ मतलब प्रोटो हिस्टोरिक एज में पढ़ा जाता है। तो प्रोटो हिस्टोरिक एज में बेसिकली क्या था, एक एक करके समझते हैं। हम दो को आज कवर करेंगे, चालकोलिथिक एज और हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखो क्या था, जब मानव इस दुनिया में आया
तो सबसे पहले उसने पत्थरों का इस्तेमाल किया। फिर उसको एक धातु मिली, धातु का नाम था तांबा। तो कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ए ह्यूमन। तो बेसिकली अगर ताम्र पाषाणिक काल की बात करें तो इसको ताम्र पाषाणिक काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर ताम्र मतलब कॉपर और पाषाणिक का मतलब पत्थर। तो इंसान ने पहले तो केवल पत्थर का इस्तेमाल किया था, तो स्टोन एज। यहां पे पाषाण मतलब पत्थर प्लस तांबा दोनों का इस्तेमाल किया, इसीलिए इसको कहा गया चालकोलिथिक एज। ये जो आदमी थे ये जनरली रहते थे गांव में। तो ये जो संस्कृतियां थी, जो भी कल्चर्स थे, ये भारत में हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ बढ़ते हुए दिखाई दिए। जैसे ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का मेन एरिया था, तो बाकी जो भारत था उसके अंदर ज्यादातर देखने को मिलता है कि अलग अलग कल्चर्स थे जिनके टाइम पे ताम्र पाषाणिक काल आगे बढ़ा। हरियाणा के जो पहले हड़प्पा सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता से पहले स्टार्ट हो गया था ये काल, क्योंकि तांबा स्टार्ट हुआ और जो नियोलिथिक एज था, नवपाषाण काल था, वहां से तांबे के शुरुआत के बाद इस काल में आदमी ने पत्थर और तांबे का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो इस टाइम से पहले जो हड़प्पा सभ्यता के जो भी अवशेष हमें मिलते हैं उनमें भी हमें कहीं कहीं ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां जो कल्चर्स थे, चालकोलिथिक कल्चर्स, उनके बारे में भी हमें अवशेष मिलते हैं। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे जैसे सीसवाल नाम की संस्कृति थी, उसमें हमें इसी तरीके के अवशेष देखने को मिलते हैं। और इस वजह से सीसवाल जो कल्चर माना गया हिसार में, उसको हमने हड़प्पा सभ्यता का पूर्व रूप या पहले का हड़प्पा सभ्यता का टाइम माना। तो चालकोलिथिक एज की अगर बात करें तो सीसवाल, बनावली जैसी जगह पर हरियाणा के अंदर अगर बात करें तो हरियाणा में इनके बारे में हमें कुछ ना कुछ अवशेष मिले, जिसकी वजह से हमें अंदाजा लगाया हमने कि यहाँ पर ताम्र पाषाणिक काल के लोग कहीं ना कहीं रहते थे। और यहाँ पर किस तरीके का कल्चर देखने को मिला, वो सब चीजें यहाँ पर मिलती हैं। इसके साथ ही हड़प्पा सभ्यता जब इसके बाद आई तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को 3 पार्टों में बांटा जाता है। देखो सभ्यता क्या होती है, कल्चर एक होता कल्चर मतलब संस्कृति, एक होती सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब होता है जब इंसान को जीवन जीना आ जाए। जैसे एग्जांपल के लिए इंसान अच्छे तरीके से जीवन जी रहा है, बहुत जबरदस्त तरीके से उसने अपने आप को सेटल कर लिया है, शहर अच्छे ढंग से बना लिए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन 1921 में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने मतलब पाकिस्तान के मांटगोमरी नाम का एक जिला था, वहां पर हड़प्पा नाम के शहर में पहली बार खुदाई की थी, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी उसका विस्तार जब हमने देखा तो उसका विस्तार पाकिस्तान भारत के एरिया में, ज्यादातर एरिया में देखने को मिला। तो लेकिन क्या था, हड़प्पा सभ्यता का एक टाइम है जिसको कहते हैं प्री हड़प्पन साइट या प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन या कल्चर कहते हैं। देखो यहाँ पे शब्द आएगा कल्चर। कल्चर का मतलब है यहाँ पे बेसिकली जब इंसान ने एक सभ्य ढंग से नहीं रहना शुरू किया, तो वो गांव में ही रहता था। तो यहाँ पे गांव में रहता था। फिर ये इसके बाद आती है हड़प्पन सिविलाइजेशन मतलब हड़प्पा सभ्यता। यहाँ पे ये जो टाइम है ये माना जाता है 2350 से लगभग 1750, जो C14 कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी उसके हिसाब से टाइम माना जाता है। तो परी हड़प्पन साइट को माना जाता है भाई ऐसा हो सकता है कि ये काफी पुराने टाइम 7500 BC से भी स्टार्ट कर रखे हो। तो कहीं कहीं अवशेष मिलते तो हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये जो काल था ये 7500 BC से भी टाइम से भी चल रहा हो। तो 7500 BC से लगभग 2350 BC तक वो आदमी गांव में रहते थे, गांव में रहते थे, नदियों के किनारे रहते थे। क्योंकि इंसान जब पहले इंसान रहा होगा स्टार्टिंग में, तो ऐसा थोड़ी होता कि स्टार्टिंग में उसने मतलब सिटी बना के या शहर बना के रहना शुरू किया, पहले तो गांव में रहता था। और नदियों के किनारे, क्योंकि इंसान को पानी की जरूरत रहती है, तो नदियों के किनारे रहता था, खेती करता था। और वो खेती थी सरप्लस वाली, मतलब उसके पास जितना वो उगाता था उसका ठीक ठाक हिस्सा बच जाता था। तो उसने क्या किया, उस बचे हुए हिस्से का सामान आपस में बदला करना शुरू किया, जिसको बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली कह दिया जाता है। तो इस टाइम पे प्री हड़प्पन टाइम पे हमें बहुत सारी ऐसी जगह मिली है जहां पर प्री हड़प्पन कल्चर्स के भी अवशेष मिले। मतलब इस टाइप की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ज्यादातर तांबे की धातु यहाँ पे इस्तेमाल हो रही थी, और हड़प्पन सिविलाइजेशन में मेन जो धातु थी वो थी कांस्य। तो इसीलिए इसको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे प्री हड़प्पन जो साइट्स हैं वो ये दिखाती हैं कि हम यहाँ पर किस तरीके से चीजें डेवलप हुई। फिर इन्होंने क्या किया, उस बार्टर सिस्टम में कुछ आदमियों ने स्पेसिफिकली सामान को बदलना शुरू कर दिया कि भाई आप हमारे पास ले आओ, हम सामान को ही बदल के दे देंगे। तो इस बात की वजह से उन्होंने धीरे 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 शहर डेवलप कर लिए। तो जो शहर देखने को मिले वे बिल्कुल चेस बोर्ड की तरह एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काट रहे थे। अच्छे तरीके से शहरों को
दो दो हिस्सों में बांटा गया था। काफी जबरदस्त सिस्टम देखने को मिला। तो इस चीज की वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा गया। फिर जब हड़प्पा सभ्यता खत्म हुई, मतलब ये जो मेन टाइम था ये खत्म हुआ, तो फिर उसके बाद का टाइम आया पोस्ट हड़प्पन टाइम। तो पोस्ट हड़प्पन कल्चर, फिर इसको फिर कल्चर लिखेंगे। यहाँ पे फिर आदमी दोबारा से कहते हैं गांव में रहने लगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया, जिसकी वजह से इंसान अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पर जाकर रहने लगा। इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। तो हमें जैसे भगवानपुरा नाम की काफी फेमस जगह है, जैसे ये अप्रोक्सीमेटली 1700 बीसी से 1500 बीसी, जब तक भारत में आर्य लोग नहीं आए तब तक के टाइम को पोस्ट हड़प्पन कल्चर या उत्तर हड़प्पा संस्कृति के रूप में भी जाना जाता है। तो इस तरीके की को हड़प्पा सिविलाइजेशन, देखो आप इंडियन जो हिस्ट्री है उसमें आप पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता को डिटेल में, बट हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का हरियाणा में विस्तार क्या था। तो जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो ये हरियाणा में आद्य ऐतिहासिक काल का सेकंड फेज देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप देखते हैं कि ये टोटल टाइम लगभग 2300 से 1200 बीसी के आसपास तक के अवशेष हमें देखने को मिले। बट यहाँ पर बहुत सारी जगह देखने को मिली, जैसे बनावली, राखीगढ़ी, ठीक है। हड़प्पा वासियों ने जो यहाँ पर पूर्व हड़प्पा जो परी हड़प्पन साइट थी उनमें किस तरीके का सिस्टम, यहाँ पे चेस बोर्ड का हमने पैटर्न देखने को मिल रहा। तो इस तरीके के अवशेष यहाँ पर हमें मिले और उन्हीं से हमने अंदाजा लगाया, क्योंकि हिस्ट्री बताने वाला कोई दादा नाना नहीं बैठा जो बैठ के बताता हो हिस्ट्री क्या हुआ था। हमने जो खुदाई की, जो मिला उसके हिसाब से हमने उसको अज्यूम किया कि क्या रहा होगा, उसी के हिसाब से चीजें आगे बढ़ती हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन के इंपोर्टेंट कौन से प्लेसेस हैं, जहां पर ऐसी कौन सी जगह है जहां पर हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जगह मिलती है। तो सबसे पहले जैसे इंपॉर्टेंट है दौलतपुर है थानेसर में, कुरुक्षेत्र जो है जहां पर जो एग्जीबिशन हुआ था वो हुआ था भारतीय पुरातत्व विभाग जो इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके द्वारा किया गया था। यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, जैसे तांबे के मछली के हुक हैं भाई, कि मछली पकड़ते रहे होंगे, तो इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं भाई। पत्थरों के अवशेष मिलते हैं, शिकार और मछली पकड़ने के तरीके हमें दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी चूड़ियां वगैरह हैं या फिर मोतियों की चूड़ियां हैं, इनका ये दिखाई देता है कि बहुत सारी कीमती चीजों के द्वारा, कीमती पत्थरों के द्वारा भी चूड़ियां बनाई जाती थी। तो इस तरीके की चीजें भी हमें यहाँ पर दौलतपुर से देखने को मिलती हैं। सेकंड जो जगह है जैसे भगवानपुरा है, तो भगवानपुरा यहाँ पर पोस्ट हड़प्पन काल के बारे में मिलता है। तो ज्यादातर अवशेष जो मिलते हैं वो पोस्ट हड़प्पन काल के हैं और इसकी खुदाई भारतीय पुरातत्व विभाग ने 1975 और 1976 में करवाई थी। मदीना जैसे रोहतक में है, तो रोहतक में मनमोहन कुमार ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, वहां पर उन्होंने उनके मतलब जैसे कह सकते हैं कि भाई उन्होंने वहां पर उसकी खुदाई करवाई थी। इसके बाद गिरावड़ है, तो गिरावड़ में रोहतक के अंदर है गिरावड़, तो डॉक्टर विवेक दांगी थे। यहाँ पर मतलब जमीन खोद के घर बने हुए थे, तो गर्त निवास देखने को मिलते हैं। साथ में मिट्टी के बर्तन पकाने की भट्ठी भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस तरीके की चीजें भी हमें रोहतक से मिली हैं। फरमाना खास जो एक काफी इंपॉर्टेंट जगह है, ये पोट्री है जो एग्जीबिटेड हुई है फरमाना खास से। और साथ में ऐसा माना जाता है कि राखीगढ़ी के बाद ये हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थान है। यहाँ पर शेल खड़ी से बने हुए 4 हड़प्पा कालीन मोहरे भी प्राप्त हुई हैं। सभ्यता काल की कब्रें वगैरह यहाँ पर देखने को मिलती है। 5 एकड़ जमीन में यहाँ पर कब्र मिली हैं। साथ में कब्रों में अनेक तरीके के जो कंकालों के साथ मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं। ये वो एरिया है जहां पर इसका मतलब खुदाई हुई और उस खुदाई से हमें पता चला कहाँ पे फरमाना खास जो है काफी इंपोर्टेंट जगह मानी जा सकती है। यहाँ पे फरमाना खास जो गांव है उस गांव से 2 किलोमीटर के आसपास एक मतलब जमीन है, वहां को उसको जो दक्ष खेड़ा कहते हैं, तो कई जगह इसको दक्ष खेड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं मित्ताथल या भिवानी। जो भिवानी में है मित्ताथल, डॉक्टर सूरजबान ने वर्ष 1967 ईस्वी में इस स्थल का निरीक्षण किया था और उसके बाद इसे जब हड़प्पा सभ्यता खत्म हो रही थी तो यहाँ पर भी हड़प्पा सभ्यता के उत्तर हड़प्पा संस्कृति के बारे में अवशेष देखने को मिलते हैं। जो मित्ताथल ये खोजा गया था, भारत में हड़प्पा सभ्यता के अच्छे अलग अलग तरीके के सतर्म मिले कि भाई कहाँ पर पहले क्या हुआ था। तो लेयर बाय लेयर चीजों को समझा गया। ये अलग अलग तरीके की मोहरे वहां से देखने को मिलती हैं, तो ये चीजें भी काफी इंपोर्टेंट थी। साथ में मित्ताथल से क्या मिला, तांबे के हारपून मिले, अंगूठी मिली, कुलाड़ियां मिली। तो इस तरीके की चीजें कोपरैक्स वगैरह हैं। इन जो भी तांबे की चीजें थी उनको कॉपर होर्ड्स कहा जाता है, उन चीजों को यहाँ पर देखने को मिला। इससे साथ में शीशवाल नाम की संस्कृति थी, तो हिसार में प्राचीन संस्कृति के अवशेष भी देखने को मिलते हैं। तो शीशवाल जो संस्कृति थी वो परी हड़प्पन साइट के रूप में जानी जाती है।
लेकिन यहाँ पर क्योंकि तांबे का इस्तेमाल होता है तो इसको चालकोलिथिक साइट भी कह सकते हैं। इसके बाद राखीगढ़ी हिसार में, ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है। 2014 में द हिंदू में एक आर्टिकल छपा था जिसमें ये दावा किया गया था कि हमारा मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट मोहनजोदारो की बजाय क्या हो सकती है, राखीगढ़ी हो सकती है। तो राखीगढ़ी है हिसार में, ये काफी बड़ा स्थल माना जाता है। अभी तक तो यही माना जाता है कि मोहनजोदारो जो है वो सबसे बड़ा है पाकिस्तान में। भारत की सबसे बड़ी जो साइट है वो राखीगढ़ी है हिसार में, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक और परिपक्व जो मतलब यहाँ पे पहले तो प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन और मैच्योर सिविलाइजेशन, जो मेन जो शहरों का निर्माण था वो सब यहाँ पे देखने को मिलता है। चित्रित मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं, पेंटेड पोट्री मिल रही है, व्हीट ग्रेन्स मिल रहे हैं, चावल के कुछ दाने, अन्नागार वगैरह। तो काफी कीमती सामान। और हड़प्पा लिपि के एक मिट्टी की मोहर बरामद हुई है जो वहां पर ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं सील के रूप में भी चीज इस्तेमाल की जाती थी। तो वो सब चीजें यहाँ से मिलती हैं। तो ये वो जगह है जो हड़प्पा मतलब राखीगढ़ी से कि यहाँ पे अलग अलग 7 जो माउंड हैं, 7 जगह हैं जहां पर खुदाई की गई 1997 से 2000 ईस्वी तक। और अलग ये यहाँ पर कुछ ऐसे जगह भी हैं, ऐसी चीजें भी मिली हैं जो 7,500 BC से टाइम की पुरानी हैं, ऐसी चीजें भी मिली हैं। साथ में टेराकोटा की यहाँ पर अलग अलग तरीके की सील मिली है जो जिसके ऊपर कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो ये सब चीजें यहाँ पे जार, टोए, मॉडल्स वगैरह, ठीक है, अलग अलग तरीके के आदमियों के घर वगैरह मिल रहे हैं जो ये दिखाते हैं भाई जो अगर मतलब पक्की ईंटों के घर हैं तो इसका मतलब सिंपल सा है कि वे जो ईंटें हैं वे अमीर आदमियों की रही होगी। तो ये देखने को मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं गरीब अमीर भी रहे होंगे। इसके बाद ये बहुत सारी साइट्स हैं, ये देखो इसको राखीगढ़ी को दिखाया गया है, जैसे फरमाना खास है, ये भी तो अलग अलग जगह है, जैसे कालीबंगन है, ठीक है। तो ये कहीं राजस्थान की है तो कहीं हरियाणा की कुछ साइट्स को यहाँ पे दिखाया गया है। और इसके बाद ये वो लेख था जो 2014 में द हिंदू अखबार में छपा था, तो इसको आप पढ़ के देख सकते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ। तो इसमें कुछ बेसिक सी बातें बताई गई हैं कि इसमें क्या मिला हमें, उससे हमें कहाँ अंदाजा लगता है कि ये हड़प्पा सभ्यता में राखीगढ़ी जो साइट है वो बड़ी है मोहनजोदारो से। तो ये उस टाइम का एक लेख है, इसको इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ताकि आप अच्छे से दोनों लैंग्वेज में आप पढ़ सके। तो द हिंदू मेनली तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही आता है। बनावली जो है, यहाँ पे अगली चीज मिली बनावली में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट साइट है जो फतेहाबाद नाम का जो जिला है वहां पर मिलती है। फिर बिरडाना जगह है, तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के तीनों सत्र प्राप्त हुए हैं बनावली में। और जो बिरडाना है ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना स्थल माना जाता है। इसके बाद एक जगह है कुनाल, जो सोने और चांदी के बहुत सारे आभूषण यहाँ देखने को मिलते। तो ये वो जगह है बिरडाना की जो जहां पर खुदाई हुई थी। तो ये अलग अलग जगह हमें देखने को मिलती है। अब अगली बात ये आती है कि हड़प्पा सभ्यता खत्म क्यों हुई। तो डॉक्टर सूरजबान ये कहते हैं कि भाई ऐसा मानना है कि हड़प्पा सभ्यता क्यों खत्म हुई कि नदी जो थी ना, यमुना नदी, वो पहले बहती थी सरस्वती नदी के साथ। तो ये तो शाम वगैरह का जो एरिया है यहाँ पर बहती थी हिसार वगैरह में। फिर धीरे धीरे उस नदी ने अपना रास्ता बदल के 1000 BC के आसपास ऐसा देखने को मिलता है कि नदी जो यमुना नदी थी वह बाद में इलाहाबाद या प्रयागराज जो जगह है वहां पर बाद में जाके गंगा नदी से मिल गई। तो इस कारण से ऐसा कहते हैं कि नदियों ने अपने रास्ते बदल लिए, जिसकी वजह से जो शहर थे वो पूरे के पूरे शहर खत्म हो गए, तो हड़प्पा सभ्यता खत्म होगी। तो आई होप आपको हड़प्पा सभ्यता और पाषाणिक काल से रिलेटेड बातें समझ में आई होंगी। अब हम बात करने वाले हैं सोनीपत जो जिला है उसके बारे में। तो ये है सोनीपत का मैप। तो सोनीपत एक बहुत इंपॉर्टेंट जिला है, ये वो उन जिलों में से है या उन शहरों में से, गांव में से है जो युधिष्ठिर ने मांगे थे। किससे? मतलब युधिष्ठिर ने मांगे थे दुर्योधन से। तो ये सोनीपत की तहसीलें हैं, गोहाना, गन्नौर, सोनीपत और खरखोदा, ये 4 तहसीलें हैं। साथ में आप देखेंगे तो सोनीपत जो है इसको स्वर्णप्रस्थ, सोने का शहर, साइकिल सिटी, एजुकेशन सिटी के रूप में जाना जाता है। जो एटलस साइकिल थी ये सोनीपत में बनती थी। और एटलस जो साइकिल है बेसिकली उसका आप लोगो देखेंगे तो एक इंसान है जो ऐसे घुटना रख के और ऊपर पृथ्वी उठाए हुए है। एटलस ऐसा माना जाता है यूनान में एक देवता होता था जिसके पिता ने उसको श्राप दिया था कि भाई आप अपना जीवन भर पृथ्वी का वजन अपने कंधों पर उठाएंगे। तो ये माना जाता है कि भाई उनका आज तक वो श्राप चल रहा है। इस वजह से जहां भी एटलस की तस्वीरें बनती हैं उनमें उसके कंधों पर पृथ्वी दिखाई देती है। एटलस एक बुक का भी नाम होता है, बेसिकली जो मैप्स की बुक होती है उसको एटलस कहते हैं। तो ये बेसिकली पहले एक बार ऐसे एग्जाम में पूछ लिया गया था
कि मतलब ऐसा कौन सा इंसान था या कौन सा देवता की कहानी मानी जाती है कि जिसने मतलब जिसने जो पृथ्वी का वजन है वो उठाने का श्राप मिला था। तो महाभारत में सोनीपत उन 5 प्रांतों में से था जिन्होंने युधिष्ठिर से मतलब युधिष्ठिर ने दुर्योधन से मांगा था। 22 दिसंबर 1972 ईस्वी को भिवानी और सोनीपत ये 2 जिले एक साथ बनाए गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तहसीलें हमने देख ली है। विधानसभा सीटें यहाँ पर सोनीपत, खरखोदा, गन्नौर, गोहाना और राय नाम की 5 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है। अगली बात ये आती है कि सोनीपत का नाम सोनीपत क्यों पड़ा। ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे एक ब्रिटिश टाइम पे एक तहसील होती थी। तो एक ब्रिटिश टाइम की जो तहसील थी उसके नाम के पीछे इसका नाम सोनीपत पड़ा। ये उस तहसील की कुछ तस्वीरें हैं जो पुराने टाइम की है, अब तो ये खंडर हो चुका है। बाकी इसका जो नाम है वो सोनीपत इस प्रशासनिक मुख्यालय की वजह से सोनीपत पड़ा, नहीं तो इसको पहले स्वर्णप्रस्थ के नाम से जाना जाता, सोने का शहर कहते थे। इसके बाद 2015 में इसको नगर निगम घोषित किया गया था। देश की पहली आधुनिक आंगनबाड़ी जिसका नाम था नंदगर, हसनपुर गांव है सोनीपत में, उसी में स्थापित की गई थी। साथ में यहाँ पर एक गांव है कुमासपुर, भालगढ़ के पास एक गांव है कुमासपुर, वहां पर आप देखते हैं तो एक ऐतिहासिक प्राचीन स्थल माना जाता है जहां पर भगवान बुद्ध ने अपना दौरा किया था और यहाँ पर अपना धर्मोपदेश दिया था, एक सरमन जो था वो दिया था यहाँ पर। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन है। पंडित लक्ष्मीचंद का नाम मतलब सूर्य कवियों के रूप में लिया जाता है। तो पंडित लक्ष्मीचंद की एक यूनिवर्सिटी है जो रोहतक में स्थापित है, और ऐसे ही एक यूनिवर्सिटी सोनीपत के अंदर भी बनाने की बात चल रही है। तो अटेरनी नाम का एक जगह है जहां पर ये प्रस्तावित है, इसको प्रपोज किया हुआ है। पंडित लक्ष्मीचंद जो है वो हरियाणवी भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लोक कलाकार हैं। हरियाणवी रागनी और सांग के कारण उन्हें सूर्य कवि भी कहा जाता है। साहित्य के क्षेत्र में हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो पंडित लक्ष्मीचंद को। और इनका जन्म सोनीपत के जट्टी कला गांव में हुआ था, जिसमें यह कला और संस्कृति का विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। बेसिकली अभी इनके ऊपर एक मूवी भी बनाई जा रही है, तो जल्द ही आपको देखने को मिल सकती है। सन 1903 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था हरियाणा में। 45 वर्ष की उम्र में इनकी 1948 में इनकी डेथ हो गई थी। हरियाणा के कल्चर को आगे बढ़ाने में इनका सर्वश्रेष्ठ योगदान में माना जाता है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान थे सूर्य कवि लक्ष्मीचंद। इसके बाद हैं शहीद कवि मेहर सिंह दैया। बरोना नाम का एक गांव है खरखोदा के पास, बरोना, वहां पर इनको फौजी मेहर सिंह या जाट मेहर सिंह के नाम से जाना जाता था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कवि माने जाते हैं और इनका जन्म हरियाणा के सोनीपत में हुआ था। 1916 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने बाद में फिर सेना भर्ती मतलब सेना में भर्ती हो गए थे ये। फिर सेकंड वर्ल्ड वार जब चल रहा था तो सेकंड वर्ल्ड वार में पहले तो ये अंग्रेजों की तरफ से भर्ती हुए थे, बाद में ऐसा कहते हैं कि आजाद हिंद फौज के साथ इन्होंने गठबंधन कर दिया था। और ऐसा कहते हैं कि जो सुभाष चंद्र बोस थे उनकी मतलब उनके ड्राइवर के तौर पे भी ये काम कर चुके थे। इस तरीके की चीजें भी देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। 1945 में सेकंड वर्ल्ड वार में इनकी डेथ हो गई थी, मतलब ये शहीद हो गए थे। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान थे शहीद कवि मेहर सिंह दैया, तो जाट मेहर सिंह के नाम से जाने जाते थे। 15 फरवरी को मेहर सिंह की स्मृति में मतलब स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हरियाणा में पूरे हरियाणा में एक ही परमवीर चक्रधारी है, वो भी सोनीपत से हैं। उनका नाम है कर्नल होशियार सिंह दैया। ये खरखोदा के पास एक गांव है सिसाना, वहां पर इनका जन्म हुआ था। 1971 में ये भारत पाकिस्तान युद्ध में इन्होंने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अपनी जान पे खेल के इन्होंने युद्ध के अंदर बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया था लड़ाई के अंदर। तो इस चीज की वजह से इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाद में फिर ये मतलब 1998 में इनकी डेथ हुई थी। इस तरीके की चीजें आपको पता होनी चाहिए। इनके लिए कर्नल होशियार सिंह के लिए सिसाना गांव वगैरह में बहुत सारे मतलब स्कूल वगैरह बनाया हुआ है। तो काफी इंपॉर्टेंट इंसान है कर्नल होशियार सिंह, और पूरे हरियाणा में एक ही परमवीर चक्र धारण मतलब इनको मिला था। तो इसीलिए भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो दीनबंधु छोटूराम जो डी कृष्ण नाम की एक यूनिवर्सिटी है, ये है मुरथल नाम की जगह पर। तो ये भारत हरियाणा का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज था। भगत फूल सिंह के नाम से महिला विश्वविद्यालय है जो हरियाणा में सोनीपत के खानपुर कला नाम के गांव में स्थित है, जो उत्तर भारत का पहला महिलाओं के लिए बनाया गया यूनिवर्सिटी है। तो ये भी अपने आप इंपॉर्टेंट है। अगर ऐतिहासिक इंसानों के बारे में बात करें तो एक इंसान थे जिनका नाम है मूलचंद जैन।
ये गोहाना से संबंधित हैं और इनको हरियाणा के गांधी के रूप में जाना जाता है। ये एक बुक भी है। तो मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी के रूप में जाना जाता है। बहुत ही शालीन इनका व्यवहार माना जाता है, इसीलिए इनको गांधी के साथ में इनकी तुलना की जाती है। इसके बाद सोनीपत में जो गन्नौर जो मंडल है वहां पर खेड़ी गुज्जर नाम का एक गांव है, जहां पर सतकुंभ के मंदिर का एक तीर्थ स्थल है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर चकुआ बैन नाम का एक राजा होता था, उसने यज्ञ करवाया था और उसमें एक चंकट नाम के ऋषि को आमंत्रित किया था। इस तरीके की चीजें भी गन्नौर में आपको देखने को मिलेंगी। मोतीलाल नेहरू के नाम से एक स्पोर्ट्स स्कूल है राय नाम की जगह पर, यह भी सोनीपत में है। तो इसकी स्थापना 1973 में हुई थी और हरियाणा सरकार यहाँ पर बच्चों को खिलाने का काम करती है। ये राय को बिस्वा मील भी कहा जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पता होना चाहिए आपको, कई जगह दे देते हैं या जगह के बारे में। तो इस स्कूल को अब यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है और ये मोतीलाल नेहरू स्कूल का एक मतलब फोटो है जो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि किस तरीके से स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। जब बच्चे 5वीं 6ठी क्लास में होते हैं तब भी इनके एग्जाम वगैरह होते हैं, उसके बाद इनको स्पोर्ट्स स्कूल वगैरह में भर्ती कर लिया जाता है। तो इस तरीके के राय स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। साथ में इस भारत में 2018 में मणिपुर जो हमारा राज्य है उसके अंदर इम्फाल में भारत का पहला नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली गई थी। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट में सबसे पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गुजरात में खोली गई थी, उसके बाद तमिलनाडु राज्य में खोली गई थी। तो हरियाणा में जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, जो मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है, इसी को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसकी घोषणा की थी अनिल विज जो हरियाणा के खेल मंत्री हैं, उन्होंने बेसिकली घोषणा की थी कि भाई हम इसको अपग्रेड करके स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करेंगे और कपिल देव को राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का पहला चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए कि हरियाणा में भारत की तीसरी राज्य सरकार के स्तर की तीसरी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी जो किसी राज्य सरकार ने बनाई है। और नेशनल लेवल की जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी थी वो सबसे पहले इम्फाल में बनी थी, मणिपुर जिले मतलब मणिपुर राज्य की राजधानी में। इसके बाद ये है राजीव गांधी एजुकेशन सिटी। तो कुंडली में एक एजुकेशन सिटी है। बेसिकली यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये भारत की एकमात्र डिजाइन यूनिवर्सिटी है और काफी मतलब इंपॉर्टेंट है। ये उसी राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के अंदर स्थापित की गई है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं भारत को वर्ल्ड लेवल का वर्ल्ड डिजाइनर के रूप में उभारने की कोशिश की जा रही है। तो इसका भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप देखने को मिलता है। एक मंदिर है सोनीपत जो शहर है, वहां पर महाकाली का एक मंदिर है जो 6000 साल वर्ष पुराना बताया जाता है। ऐसा माना जाता है जब कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ने के लिए पांडव जा रहे थे तो उन्होंने माँ काली से यहाँ पर प्रार्थना की थी और आशीर्वाद लिया था। इसके अलावा चंडी माता का एक प्रार्थना स्थल, पहले ये मडी हुआ करता था, बाद में लोधामल नाम के आदमी के द्वारा 1377 में इसको एक मंदिर के रूप में बनवाया गया। और यहाँ पर कलकत्ता और कालका जी जो यहाँ पे पंचकुला है वहां के मंदिरों की अखंड ज्योत यहाँ से ले जाके यहाँ पे जलती है। ये उसका एक फोटो है जो आप देख के मतलब समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पे मंदिर बनाया गया है। तो पुराना मंदिर है माँ काली का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सोनीपत में स्थित है। तो बड़ खालसा एक जगह है सोनीपत में। बेसिकली एक आदमी थे भाई जेता जी जो थे सिख धर्म से रिलेटेड। तो सिखों के जो 9वें गुरु थे उनकी शहादत के बाद भाई जेता जी ने उनका सिर उठाया था और उस सिर को वो आनंदपुर साहिब लेके चले गए थे। और जब वो बीच में रुके थे तो बड़ खालसा नाम की जगह थी सोनीपत, वहां पर रुके थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। और ये वो फोटो है जिसमें भाई जेता जी जो है वे सिर को उठाए हुए हैं। इस तरीके का तस्वीर बनाई गई है। इसके बाद अगली जो चीज है, गुरु गोरखनाथ का एक प्राचीन मंदिर है, गांव है गोरड़ नाम का एक गांव है सोनीपत में। वहां पर बेसिकली 84 सिद्ध माने जाते हैं। एक 84 सिद्ध स्थान है, मतलब गोरखनाथ या जो नाथ संप्रदाय है उनका। तो उनके सबसे पुराना जो सिद्ध माना जाता है वो ये माना जाता है। और भगवान शिव की 31 फीट की ऊंची प्रतिमा यहाँ पर है और प्राचीन तालाब वगैरह यहाँ पर बने हुए हैं। और हर साल यहाँ पर एक मेले का आयोजन भी करवाया जाता है। बेसिकली ये वो मंदिर है, ये भगवान शिव की जो मूर्ति है ये दिखाई गई है। ये वहाँ के गुरु हैं जो उनको संभाल के रखते हैं। तो इस तरीके का एक गुरु गोरखनाथ का प्राचीन मंदिर है, काफी इंपॉर्टेंट मंदिर माना जाता है। इसके बाद ऐसा ही एक शंभुनाथ, जैसे गोरखनाथ है ऐसे ही नाथ संप्रदाय में शंभुनाथ का नाहरी सोनीपत में एक जगह है जहां पर वे
हजारों साल पहले ऐसा कहते हैं भाई सालकोट के शासन करने वाले राजा थे सालवन के बाबा पूर्णमल यहाँ पर आए थे, जो ध्यान करने के लिए आए थे। बाद में फिर उन्होंने यहीं पर बहुत सारे अलग अलग बाबाओं ने, जैसे कूदनाथ, मस्तनाथ, ठीक है, रणपतनाथ, मानदाता, इस तरीके के जितने भी जो गुरु थे उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया हुआ है जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उसका एक, जैसे मंदिर वगैरह में यहाँ पर हर साल मेले वगैरह लगते हैं, तो ये उनका एक चित्र दिखाया गया है कि श्रद्धालु वगैरह हैं। तो इस तरीके से आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से ये बनाया गया है। तो अगला जो चीज है वो है ख्वाजा खिजर का मकबरा। ये सोनीपत में स्थित है और इसका निर्माण करवाया था इब्राहिम लोदी ने दरिया खां के पुत्र ख्वाजा खिजर की याद में करवाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मकबरा है जो सोनीपत में स्थित है। इसके बाद है मामा भांजा नाम की दरगाह है। मामा भांजा दरगाह को हिंदू मुस्लिम धर्म की एकता का बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहते हैं काफी टाइम पहले एक गुरु होते थे, मतलब वो रहते थे सोनीपत में, तो उन्होंने एक आदमी को कहा था कि भाई आप मेरे भांजे को बुला दो रोहतक से। तो उस आदमी ने कहा सर बात ऐसी है, मेरी आंखें मतलब मैं अच्छे से देख नहीं पाता। तो उन्होंने कहा था भी एक बार अपनी आंखों को टच करो, और उसके बाद उनकी आंखों की ज्योति आ गई थी। इसके बाद वो जाके उनके भांजे को लेके आए थे, तो उनकी याद में यहाँ पर एक दरगाह बनाई गई है। और यहाँ पर मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों ही यहाँ पर चादर चढ़ाते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट एकता का मतलब कहीं ना कहीं उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो मामा भांजा दरगाह है सोनीपत शहर में, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया है। ये इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की अपडेट आप तक मिल सके। कोई भी आपको दिक्कत हो, डाउट हो, उसको कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। अगर आपको कहीं पे कोई कमी लग रही है तो उसे भी जरूर सजेस्ट करें ताकि हम उसको आने वाली वीडियोस में कवर करें और कोशिश करें कि उनको आगे दोबारा से ऐसी गलतियां ना की जाएं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।